गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, या जिसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में काफी ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हम इसका इक्वेशन वगैरह तो देखेंगे ही, साथ में इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में केवल इक्वेशन नहीं पूछा जाता है गाइस, आपको एग्जाम्पल भी देना होता है, और साथ में हम जो है वो इसके यूनिट के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक के और भी नोट्स बन चुके हैं, जो कि आपको केमिकल काइनेटिक का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पे जा करके आप जो है वो सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझने से पहले एक छोटा सा आपको यहाँ पे मैं रिएक्शन बता रही हूँ, जिसे आपको समझना जो है वो जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है जो कि प्रोडक्ट बी में जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपका ए है वो कोई क्रिया कारक है जो कि किसी उत्पाद बी में जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों को एकदम इजी सा इसका डेफिनेशन बताती हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी रिएक्शन में ये जो आपका रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता का जो है वो उसके रेट पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है जो कि ए से जो है वो बी में चेंज हो रहा है। तो इसका जो स्पीड होगा, या जिसे आप रेट कहते हो या जिसे आप वेग कहते हो, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस क्रिया कारक की सांद्रता पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। बाकी रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता है, ये जो आपका क्रिया कारक है उसकी सांद्रता भी धीरे धीरे कम होती है, और उसका प्रभाव उसके जो है वो वेग पर पड़ता था। बट ये जो आपका रिएक्शन है उसमें जो हमारा रेट होगा वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो जो है वो स्थिर रहेगा। उसका जो है वो ये जो क्रिया कारक की सांद्रता पर जो है वो उसका कोई भी इफेक्ट, उसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग, मतलब ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन लिया हुआ है, ए जो है वो बी में चेंज हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग, मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर, क्रिया कारकों की सांद्रता मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे ए का कंसेंट्रेशन बढ़े या ए का कंसेंट्रेशन जो है वो घटे, उससे हमारे रिएक्शन पे के रेट पे या स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। समझ आया आप लोगों को? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्शन का जो रेट है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हमारा जो क्रिया कारक की सांद्रता चाहे घटे या बढ़े, उससे उसके वेग पे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ पे वेग मतलब रेट ही होता है, और रेट को हम आर से जो है वो व्यक्त करते हैं। यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इस रिएक्शन के लिए, तो ये आपका होगा वेग, जो कि समानुपाती है ए की पावर 0 के। ये जो है वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। मतलब जो इस रिएक्शन का जो रेट है इसके जो है वो समानुपाती होगा ए के, जो कंसेंट्रेशन ए है उसकी घात 0 के। मतलब अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लिखना हो तो आप इसी प्रकार से लिखोगे। वेग की जगह आप जो है वो रेट भी लिख सकते हो, मैंने हिंदी में लिखा है वेग करके। तो वेग जो है वो समानुपाती होता है। यहाँ पे आप ए का कंसेंट्रेशन लिखोगे, कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, सांद्रता की बात हो रही है, इसलिए इसे हम जो है वो ब्रैकेट में करके लिखे हुए हैं, और इसकी घात जो है वो आप 0 करके लगाओगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए की पावर 0 करके जो है वो आपको लिखना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक और डेफिनेशन आप जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देख लीजिए। वेग क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ये जो आपका वेग है वो क्रिया कारक की जो सांद्रता है, मतलब क्रिया कारक हमारा क्या हुआ, ए है जो कि रिएक्टेंट है, तो इसकी सांद्रता के शून्य घात के, देखिए इसके कंसेंट्रेशन में मैंने ऊपर में जो है वो 0 लगाया हुआ है, तो इसका जो पावर है वो 0 है। मतलब सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है।
मतलब इस रिएक्शन में जो हमारा वेग होगा या हमारा रेट होगा वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो जो है वो स्थिर रहेगा। यहाँ पे हमारा जो कंसेंट्रेशन है वो भले ही कम ज्यादा होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो रेट है, हमारा जो वेग है वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्थिर रहेगा। यही आपका क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए, क्योंकि पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो वेग होगा वो आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है या फिर क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़े या घटे, उससे इस वेग को कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्लियर हुआ आपको? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के, यहाँ पे भी आप जो है वो जीरो लगा सकते हो। ये जो के है वो क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। मींस जब आप ये समानुपाती को यहाँ से हटाना चाहोगे तो आप यहाँ पे के जीरो और ए की घात जीरो करके, ए की पावर जीरो करके जो है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जहाँ पे के नॉट जो है वो शून्य कोटि का वेग स्थिरांक है। मतलब जो आपका जो जीरो ऑर्डर है उसका जो है वो रेट कांस्टेंट है के। समझ आया आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे ए का जो कंसेंट्रेशन है, ए कंसेंट्रेशन जो जीरो है उसके इक्वल जो है वो हम लोगों ने एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये ए नॉट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप जो है वो के जीरो करके जो है वो लिख सकते हो और के आपका जो है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग जो है वो स्थिरांक के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे स्थिरांक क्या है, के है, तो स्थिरांक के बराबर होगा अभिक्रिया का वेग। मतलब इससे आप ये समझते हो कि हमारा जो रिएक्शन का जो रेट है वो जो है वो कांस्टेंट है, हमारे रिएक्शन का जो वेग है या फिर रेट है वो हमेशा स्थिर रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगी कैसे। यहाँ पे आप जो है वो dx/dt करके भी लिख सकते हो। मीन्स जो आपका रेट है उसे आप इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हो dx/dt करके। तो dx/dt इक्वल आपका हो जाएगा जीरो। तो स्मॉल डी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जहां पे बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, मतलब बहुत ही कम चेंजेस होता है, वहां पे हम जो है वो स्मॉल डी का जो है वो यूज करते हैं। तो ये आपका बन गया समीकरण 1। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें उस रिएक्शन का जो वेग है उसके क्रिया कारक की सांद्रता पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो रिएक्शन का जो क्रिया कारक या रिएक्टेंट होगा वो चाहे बढ़े या घटे, उससे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा रेट होता है या हमारा वेग होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो स्थिर रहता है। समझ आया आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो आप हम जो है वो इसका इक्वेशन वगैरह जो है वो देखेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। तो समीकरण 1 को आप जो है वो आगे हम जो है वो यूज करेंगे, dx/dt इक्वल के नॉट। तो चलिए अब हम जो है वो आगे का देख लेते हैं। आगे आप लिखोगे dx इक्वल के नॉट, बोल सकते हो आप के नॉट dt। मतलब यहाँ पे ये जो आपका dt है उसे मैंने इस तरफ लाया हुआ है, तो ये के क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो dx इक्वल के इंटू dt, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आगे देखिए क्या करना है, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, मतलब हम समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम जो है वो इस तरीके से लिख देंगे, समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से जो है वो हम लिख देंगे dx, और यहाँ पे भी हम जो है वो dt के सामने जो है वो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इस तरीके से जो रहेगा उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका x। मतलब इंटीग्रेशन dx का जो ये क्या होगा, ये जो साइन है और ये जो d है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और केवल यहाँ पे x बच जाएगा। सेम यहाँ पे भी जो है वो होगा, यहाँ पे साइन को जब हम हटाते हैं तो ये साथ में जो स्मॉल d है वो भी यहाँ पे जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे केवल आपका t बच जाएगा और यहाँ पे केवल आपका x बच जाएगा। जब ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हम हटाते हैं तो यहाँ पे हम +c करके लिखेंगे, जो कि समाकलन स्थिरांक होगा। मतलब ये जो क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसे जो है वो आप कह सकते हो। और ये आपका समीकरण 3 बन गया। क्लियर हुआ क्या?
अब हम आगे देखते हैं। अतः रिएक्शन के प्रारंभ में T इक्वल जो है वो 0 होगा और X इक्वल जो है वो 0 होगा। देखिए, जब हम लोगों ने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट किया है, मतलब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो उस कंडीशन में हम जो हमारा टाइम होगा वो जो है वो 0 होगा और ये जो आपका X होगा वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे जो समीकरण 3 में हम जो है वो ये सब वैल्यू को जो है वो रखेंगे। X इक्वल हम लोगों ने रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो है वो 0 माना हुआ है और T इक्वल भी हम लोगों ने 0 करके लिखा हुआ है और प्लस C जो है वो प्लस C एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू 0 इक्वल 0 ही होगा। तो ये जो C है, तो C इक्वल क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे केवल C बचेगा, तो C इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये जो C इक्वल 0 है उसका वैल्यू हम जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे। मीन्स ये जो आपका X इक्वल KT प्लस T है, इसमें हम जो है वो C इक्वल 0 करके जो है वो रखेंगे। तो ऐसा अगर आप समीकरण 3 में रखते हो C का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, X इक्वल KT K इंटू टी हो जाएगा। तो K को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो X अपॉन टी हो जाएगा, या फिर X को इस तरफ लाएंगे तो K इंटू टी हो जाएगा। ये आपका समीकरण 4 और ये समीकरण 5। समीकरण 5 शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण का समाकलित रूप है या इंटीग्रेटेड फॉर्म है। मतलब ये जो आपका समीकरण 5 है ना, वही क्या है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वेग समीकरण, मतलब जो आपका रेट इक्वेशन है उसी का ये समाकलित रूप है, या आप जिसे इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है वो बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो है वो किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे अगर आप जो है वो इस कांस्टेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो K को अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे आप X समानुपाती T करके जो है वो लिख सकते हो, जो यह दर्शाता है कि समय के साथ उत्पाद की मात्रा जो है वो बढ़ते जाती है। मतलब जैसे जैसे टाइम होता जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ते जाएगा। ये होता है गाइस आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो समझ आया आप लोगों को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा ये। अब चलिए हम जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल लिखना जो है वो आपको वेरी नेसेसरी होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, 2NH3 जो कि प्लेटिनम के प्रेजेंस में N2 प्लस 3H2 जो है वो बना रहे हैं, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे जो आपका जो रेट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, जिसे हम लोगों ने R करके माना हुआ है, वो इसके कंसेंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा इस रिएक्टेंट के। मतलब इसे आप लिख सकते हो R इक्वल K, जो कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो कांस्टेंट होगा, जो कि NH3, यहाँ पे हम लोगों ने NH3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके घात जो है वो 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा रिएक्शन का जो रेट है इसके कंसेंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि रेट हमारा जो है वो कांस्टेंट है। समझ आया आप लोगों को। अब देखिए रिएक्शन नंबर 2 देखिए, H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, Cl2, अगर हम इसे सनलाइट के इफेक्ट में रखते हैं तो ये HCl गैस जो है वो बनाते हैं, मीन्स 2HCl गैस जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये जो आपका H2G है, H2 गैस है और Cl2 गैस है, उसका जो कंसेंट्रेशन है उसका जो है वो इसके जो रेट है उस पर जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो वेग समीकरण जो हमारा रेट इक्वेशन है वो इस प्रकार बनेगा, R इक्वल K H2 की घात 0 और Cl2 की घात 0, ऐसा जो है वो आप लिख सकते हो। तो समीकरण के साथ साथ आप जो है वो इसका वेग इक्वेशन भी लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। रिएक्शन नंबर 3 आप जो यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, 2PH3 मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में हाई प्रेशर में जब हम इसे जो है वो रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है 2P प्लस 3H2। तो यहाँ पे भी अगर आप वेग इसका जो है वो रेट इक्वेशन लिखते हो R इक्वल, तो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंट कौन सा है, PH3 है, तो KPH3 और इसकी घात, इसकी जो पावर है 0 करके आप लिखोगे। चौथे नंबर में देखते हैं N2O जो है वो प्लेटिनम के प्रेजेंस में N2 प्लस हाफ O2 जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो R इक्वल K N2O और इसकी पावर जो है वो 0। तो ये सब एग्जाम्पल है गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जिसका कंसेंट्रेशन, जिसके रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कभी भी रेट पे जो है वो डिपेंड नहीं होता है, या रेट जो है वो किसी पे निर्भर नहीं होता है, और रेट जो है वो आपका स्थिर होता है या कांस्टेंट होता है। अब चलिए हम जो है वो इसका यूनिट देख लेते हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि आप जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो भी इकाइयां हैं या यूनिट्स है उसे भी लिखिए। तो R इक्वल हमें जैसा कि पता है K, और इसके सांद्रता मतलब रिएक्टेंट के सांद्रता के घात 0 के बराबर होता है। तो अगर आप K को इस तरफ लिखते हो तो ये R जो है वो ऐसे आ जाएगा, R अपॉन A
की घात 0। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, पहले ही बताई थी मैं। तो इसके इक्वल R/1 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो है वो होगा। जैसा कि आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दर स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगी, मोल लीटर, इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट है ये। इतना क्लियर हुआ गाइस। तो इससे ज्यादा आई थिंक आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इतना आप लोगों के लिए जो है वो काफी है। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देखा। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। सारे नोट्स आप लोगों को इसके प्ले लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे केमिकल काइनेटिक के। तो आप चैनल में जाकर के चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।